नमस्कार। मैं हूं अरुण केजरीवाल AK-57। आज मैं दिल्ली आया हूं। कंपनी का नाम है स्काईवेज एयर सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो एयर, ओशन, रोड या सरफेस ट्रांसपोर्ट और जो क्विक कॉमर्स या फास्ट सर्विस होती है, ये सभी तरह की सेवाएं अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराती है। उम्मीद करता हूं कि आगे जाकर जो कंपनी के उच्च अधिकारी से मुलाकात होगी, डिस्कशन होगा, कंपनी के बारे में और जानकारी आपको देंगे। ये जो फिल्म बनाई जा रही है, एक एजुकेशनल फिल्म है और इसे पेश कर रही है कनेक्सियो कॉरपोरेट एक्सप्लोरर और मैं आपका होस्ट अरुण केजरीवाल। मेरे साथ बैठे हैं यशपाल जी शर्मा, जो स्काईवेज एयर सर्विसेज लिमिटेड के CMD हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये जो कंपनी चला रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये जब कंपनी में आए, ये कंपनी क्या करती थी और आज ये कंपनी क्या करती है। तो यशपाल जी, ये बताइए, 42 साल पुरानी कंपनी है, तो अवश्य आपने तो शुरू नहीं की। जी आप यहाँ पर जैसे कहते हैं, बना बनाया प्लेटफॉर्म आपको मिला। जब आप आए तो कब की बात होगी और उसके बाद आपकी जर्नी सारांश में क्या रही? मेरे फादर ने इस कंपनी को स्टार्ट किया सन 1984 में। एंड ही स्पेंट करीब 15 साल इस इंडस्ट्री में। और उसके बाद उन्होंने इस कंपनी को इनिशिएट किया। जब हमने स्टार्ट किया इस कंपनी को, तो उस टाइम पे कस्टम ब्रोकरेज एंड क्रॉस बॉर्डर एयर कार्गो बिजनेस से शुरू किया। जो इंडिया से माल बाहर जाता है उसको फैसिलिटेट करते थे। मैंने इस कंपनी को 1995 में ज्वाइन किया, अपने फादर को ज्वाइन किया 1995 में। उस टाइम पे करीब 18-19 लोग थे। हम स्टिल दिल्ली में ही थे। ऑफिस हमारा दिल्ली में, यही हेडक्वार्टर था। और तब तक हमने दिल्ली के बाहर कोई भी ब्रांच ऑफिस नहीं खोला। और जब मैं आया, हम तब भी सिर्फ कस्टम ब्रोकरेज और एयर कार्गो का ही बिजनेस कर रहे थे। फिर जैसे जैसे 2-3 साल में मैंने इस बिजनेस को डिटेल में समझा। बहुत सारा टाइम ऑपरेशन में स्पेंड किया। शुरू के 2 साल वेयर हाउस में, एयरपोर्ट पे, ट्रकों में अपना समय बिताया, ताकि एक कस्टमर की नीड को मैं अंदर से समझ सकूं। क्योंकि जब तक कि आप एक अपने प्रोडक्ट को कैसे चलाते हैं, उसकी एक एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, तब तक आप एक कस्टमर के लिए राइट सोल्यूशन नहीं बना सकते। मैंने मेक श्योर किया कि मैं एक अच्छा टाइम शुरू में 2-3 साल स्पेंड कर सकूं ऑपरेशन में। फिर मेरे फादर ने मुझे उसी दौरान थोड़ा थोड़ा कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कराना शुरू किया, कि कस्टमर की नीड को समझें और अंदर अपने सॉल्यूशंस को समझें, और वो गैप को कैसे ब्रिज करना है, उसको उसको बनाएं। उस टाइम पे हमारी कंपनी में कोई सेल्स के लोग नहीं थे। सारा का सारा बिजनेस जो हमने बनाया, मेरे चाहे वो मेरे फादर ने या मैंने, वो हमने वर्ड ऑफ माउथ से बनाया। कि कस्टमर्स हमारे लिए दूसरे कस्टमर को हमारे बारे में बताते थे कि हमारी क्या सर्विसेज हैं, उनको हमसे काम करके क्या बेनिफिट है। और इससे हमारे को हर बार एक नया कस्टमर ऐड हुआ। हमने कस्टमर जितने जोड़े उस पीरियड में, वो सब इसी चीज से जोड़े कि जब एक कस्टमर आपकी सर्विसेज के बारे में अच्छी बातें बोलता है, तो 50% सेल तो आपकी हो गई। सही है। हमने उस अर्ली जर्नी में इस चीज पे बहुत तवज्जो रखी कि हम अपनी सर्विसेज में, ऑपरेशंस में एक्सपर्टीज पूरी तरह से क्रिएट कर सके। तो इससे हमारे कस्टमर्स ने हमारे को बहुत सारी स्ट्रेंथ दी। हर साल अपने ही बिजनेस का एक्स्ट्रा शेयर भी दिया और दूसरे कस्टमर्स भी ऐड किए। सन 2000 में मैंने ये सोचा कि अब हमारे को समय आया है कि हम दिल्ली से बाहर भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, प्लस साथ साथ हम अदर सर्विसेज भी कस्टमर्स को ऑफर करें। क्योंकि लॉजिस्टिक्स में कस्टमर्स को हर तरह की सर्विस की जरूरत है। सही है। सिर्फ उनकी नीड एक एयर कार्गो से नहीं पूरी होती है, आपको उनको लिए सी कार्गो भी सर्विस करना पड़ता है,
ट्रकिंग भी सर्विस करनी पड़ती है, कई बार आपको ट्रेन के सॉल्यूशंस भी उनको ऑफर करने पड़ते हैं। सो हमने इंटरनली अपने सॉल्यूशंस को बढ़ाना शुरू किया, तो धीरे धीरे हमने ओशन फ्रेट को ऐड किया, ट्रकिंग को ऐड किया, एक्सप्रेस सॉल्यूशंस को ऐड किया, वेयरहाउसिंग को ऐड किया, कोल्ड चेन सॉल्यूशंस को ऐड किया। अ, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने मल्टीपल लॉजिस्टिक सर्विसेज अपने पोर्टफोलियो में ऐड करी। अगले 20-22 साल हमने बहुत अच्छी तरह से इस पे स्पेंड किया कि कैसे कैसे एक एक नई सर्विस ऐड करें, उसमें एक अपनी एक्सपर्टीज क्रिएट करें और हम कस्टमर्स के सोल्यूशन बास्केट को बड़ा कर सकें। साथ साथ हमने अपने दिल्ली के बाहर, जैसे मैंने कहा, ऑफिस खोलने शुरू किए। 2002 में हमने अपना पहला ऑफिस दिल्ली के बाहर चेन्नई में खोला, फिर बैंगलोर खोला, फिर बॉम्बे खोला। इसी तरह हम पूरे इंडिया में धीरे धीरे अपनी सर्विसेज को बढ़ाते रहे। आज हम करीब 30 शहरों में इंडिया में अपनी प्रेजेंस में हैं और वहाँ से कस्टमर्स को सर्विस कर रहे हैं। इंटरनेशनली हमने 2012 में अपने ऑफिस खोलने शुरू किए। हमने जर्मनी में अपना पहला ऑफिस खोला, फ्रैंकफर्ट में 2012 में। उसके बाद हमने एशिया में एक्सपेंशन अपनी करी, बांग्लादेश का ऑफिस खोला, वियतनाम खोला, थाईलैंड खोला, कंबोडिया खोला, हांगकांग खोला, दुबई खोला। और उसके बाद हमने अपनी जर्नी में इनऑर्गेनिक पार्ट को भी ऐड करना शुरू किया कि हमने कुछ अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स जो इंडस्ट्री में थे, उन कंपनियों में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करी, ताकि हम उन सर्विसेज को अपने साथ जोड़ सकें या उन कमोडिटी की एक्सपर्टीज को अपने साथ जोड़ सकें, जिससे हमारा कस्टमर बेस बड़ा हो पाए। सो हमने एक अच्छा स्प्रेड अपने पोर्टफोलियो का बनाया। एक बहुत बड़ी चीज़ जो हमने उस पीरियड में करी, करीब 2017-18 में, कि हमने एक टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी। बिकॉज अगर हम देखें तो पिछले 20 साल में सबसे अच्छी ग्रोथ उन्हीं कंपनीज की हुई किसी भी इंडस्ट्री में जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी। सो हमने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट 2017-18 में जो हमने करी कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी में हमने एक मेजॉरिटी शेयर लिया, एंड उससे हम अपने टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को फुली कंट्रोल कर पाए और क्या क्या उनमें इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है, जिससे कि कस्टमर की विजिबिलिटी बढ़े, हमारी इंटरनल कैपेबिलिटी बढ़े, जिससे हम ज़्यादा जल्दी और एफिशिएंटली कस्टमर को सर्विस दे पाएँ। हमने उन चीज़ों पे काम किया, एंड इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से पिछले जो 6 से 8 साल की जर्नी है, वो बहुत अच्छी रही और हमने हर तरफ, हर मार्केट में एक अच्छी प्रेज़ेंस, अच्छी ग्रोथ, अच्छे सर्विसेज़ कस्टमर्स को ऑफ़र करना शुरू कर दिया। तो यशपाल जी, क्या ये सही होगा कहना कि आप एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स कंपनी है जिसका डोमिनेंट फोकस एयर पे है, साथ में ओशन फ्रेट भी है, और वो आप सभी सर्विस प्रोवाइड करते हो जो कोई भी कस्टमर को ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कनेक्टेड चाहिए? बिल्कुल सर। हमारे बिजनेस में, जैसे मैंने बताया, हमने जब शुरुआत करी तो एयर कार्गो से करी। तो पहले 20 साल इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एयर ही एयर था। तो हमारे को हमेशा बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर एयर कार्गो में हमेशा लीड रही। आज भी करीब करीब 76% हमारा बिजनेस जो है वो एयर कार्गो है, और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन एयर कार्गो की अपनी तेजी बहुत ज़्यादा है। हम इंडिया की नंबर 1 एयर कार्गो कंपनी है पिछले कुछ सालों से, और हमारा हमारी मार्केट में डोमिनेंस या मार्केट में लीडरशिप रोल बढ़ रहा है। जो हमारे हमारे में और नंबर 2 प्लेयर में इंडिया के अंदर जो गैप था, वो गैप आज बड़ा हो गया, क्योंकि कस्टमर्स हमारे को बढ़ चढ़ के हमारी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। सो एयर कार्गो तो हमारा एक बहुत अच्छा डोमिनेटिंग प्रोडक्ट है ही है। नॉट जस्ट इंडिया, आज हम ग्लोबली टॉप 50 में हैं, वी आर नंबर 47। आईटा की रैंकिंग में देखें तो ग्लोबली हम नंबर 47 पे हैं, एंड दैट इज पहली बार एक इंडियन कंपनी टॉप 50 वर्ल्ड में आई। सो नॉट जस्ट कि हम एक अच्छी एयर कार्गो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, बट जैसे मैंने कहा कि हमने धीरे धीरे अपनी मल्टी मोडल सर्विसेज पे फोकस किया, एंड कस्टमर को हमने ये डिफरेंट सॉल्यूशंस क्रिएट करने शुरू किए। उनकी नीड को समझ के हमने अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट्स इंट्रोड्यूस करी, एंड उनसे हम ये जितने वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं और जो हमारे अदर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स हैं, जैसे आपने बोला ओशन फ्रेट है, ट्रकिंग है, एक्सप्रेस है, हमने इन सब में अपनी अपनी मार्किंग बनाई, सर्विसेज क्रिएट किए, टेक्नोलॉजी क्रिएट करी, जिससे आज कस्टमर्स स्काईवेज को बढ़ चढ़ के
प्रेफर कर रहे हैं कि हम जेन्युइनली उनके पास एक मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सोल्यूशन उनको सर्विस कर सकते हैं। तो यशपाल जी, 77% आपका रेवेन्यू का हिस्सा एयर फ्रेट से है। इसमें डोमिनेंट इंडस्ट्रीज क्या होगी? सो आज अगर हम अपने पिछले साल के नंबर को देखते हैं तो 23% हमारा टोटल बिजनेस फार्मास्यूटिकल है जी। अच्छा। सो अगर हम देखें कि पिछले 10 से 15 साल में इंडिया में जो कमोडिटीज बहुत अच्छा कर रही हैं, हमने उन कमोडिटीज की तरफ अपना फोकस बढ़ाया। इंडिया ट्रेडिशनली एक अच्छी गारमेंट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, होम फिनिशिंग इन कमोडिटीज में बहुत अच्छा रहा। बट पिछले 10-15 साल में इंडिया ने और अच्छी कमोडिटीज को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें से फार्मास्यूटिकल्स, खास करके जेनेरिक्स। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनेरिक्स वर्ल्ड में। तो हमने अपने फोकस को फार्मास्यूटिकल की तरफ पिछले 6 से 7 साल में शिफ्ट करने की कोशिश करी। एंड हमारा आज 23% बिजनेस हमारे पोर्टफोलियो का फार्मास्यूटिकल है। करीब 13-13.5% बिजनेस हमारा आज की डेट में टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स है। 4.5 से 5% बिजनेस हमारा स्पेयर पार्ट्स है। तो बिजनेस में हम अपने प्रोडक्ट्स में कमोडिटीज का एज पर फ्यूचर हम कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करते रहे। आज इंडिया में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन बन गया है। हम्म। एप्पल, सैमसंग और बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में अप्लायंसेज एंड अदर कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स को बूस्ट मिल रहा है प्रोडक्शन को। तो हमारे लिए एक वो भी एक अच्छा एवेन्यू बनता जा रहा है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स इंडिया से बढ़ रहा है। हमने उसमें बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करी। हमने रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स अपने इंट्रोड्यूस किए मार्केट में। हम कोल्ड चेन स्टोरेज में अब पेनिट्रेट कर रहे हैं। सो हमारा फोकस ये रहा है कि जो प्रोडक्ट्स, जो कमोडिटीज ज़्यादा फ्यूचर में अच्छा कर रही हैं, हम उनकी तरफ अच्छा फोकस करें। एंड अच्छा पोर्टफोलियो हमने स्प्रेड किया। हम नॉन वेजिटेरियन नहीं कैरी करते। अपार्ट फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन हम सारी कमोडिटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये हमारी बिजनेस की ब्यूटी है कि कोई एक बड़ा कस्टमर या एक बड़ी कमोडिटी या एक बड़ा रीजन हमारे बिजनेस को डिफाइन नहीं करता। हमने एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है। और इसी तरफ हमारा फोकस भी है कि आने वाले टाइम में हमारे पास इवन बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो, कस्टमर वाइज, रीजन वाइज, कैरियर वाइज। वी वांट टू मेक श्योर कि भाई हमारा पोर्टफोलियो पूरा वेल डाइवर्सिफाइड रहे। यशपाल जी, आपने कहा टेक में आपने निवेश किया, टेक की एक कंपनी खरीदी, उसमें निवेश किया, और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिसीजन रहा। तो ये टेक आपको खाली फायदा देता है या आपके जो कस्टमर हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद है? देखिए, जितने हम सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं, वो सॉल्यूशंस हम बिल्कुल क्रिएट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर को पूरे मद्देनजर रख के। क्योंकि अगर हम कस्टमर का इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे तो हमारा बिजनेस जरूर बढ़ेगा। सही है। हमने शुरू से ही हर, चाहे हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, कोई इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस किया या टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी, हर चीज में कस्टमर के इंटरेस्ट को सबसे आगे रखा। तो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में भी जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, वो सारा निवेश इस चीज को सोच के किया कि कैसे हम अपने बिजनेस को और गति दे सकें। जब मैं कह रहा हूँ गति दे सकें, इसका मतलब है कि कस्टमर के ट्रांजैक्शन को हम जल्दी कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अगर वो एक प्राइसिंग हमसे करना चाह रहा है, तो वो प्राइसिंग हमसे कितनी आसानी से और कितनी जल्दी कर सकते हैं। उसके बाद जब ट्रांजैक्शनली कंसाइनमेंट को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो उस टाइम हमारी टीम और उनकी टीम कैसे इस पूरी प्रोसेस को जल्दी कर सकते हैं, इसके ऊपर खास तवज्जो हमने दिया अपनी टेक्नोलॉजी को लेके। अगर किसी चीज को पहले एग्जीक्यूट करने में फॉर एग्जांपल 12 घंटे लगते थे, उसको हम 8 घंटे में कैसे कर सकते हैं, 7 घंटे में कैसे कर सकते हैं। ये हमारी टेक्नोलॉजी ने हमारे को बहुत बड़ा बूस्ट दिया। और हर प्रोसेस को हमने कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करके ये कोशिश करी कि उस प्रोसेस को हम ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव वे में कैसे कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। सो टेक्नोलॉजी ने रियली हमारे को इस चीज़ में बहुत स्पीड दी, बहुत गति दी। जैसे मैंने बताया कि आज हम एयर कार्गो का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 7-8 ईयर्स जो हमारा गैप हमारे में और नंबर 2 प्लेयर में इंडिया में था, वो गैप आज 3-4% से बढ़ के 30-32% बढ़ गया। अगर हम ट्रांजैक्शनली देखते हैं, ये मैंने वॉल्यूम की बात करी, अगर हम ट्रांजैक्शनली देखते हैं तो वो गैप और बड़ा है।
एंड वो इसीलिए है कि कस्टमर को एक ईज ऑफ ट्रांजैक्टिंग हमारे साथ दिखती है और स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन दिखता है। तो ये दोनों एलिमेंट में, बिकॉज कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर चाहता है कि आप आपसे वो काम ठीक प्राइस पे कर सके और टाइमली कर सके, क्योंकि हर किसी ने अपना माल किसी को बेचना है। जो एक्सपोर्टर है या मैन्युफैक्चरर है, उसने माल अपना लेके जाना है कहीं पे, तो उसको वो माल टाइम पे अपने बायर को पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो अगर वो हम उसको उसका उसका सामान जल्दी से जल्दी बायर तक पहुंचा पाते हैं, तो एक बायर खुश होता है, उनका बायर उनको रिपीट ऑर्डर्स देता है। एंड दैट साइकिल, जैसे ही वो साइकिल बड़ी होती चली जाती है, वो उतनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ा सकते हैं अपनी। सो अगर एक कस्टमर साल में 4 कंसाइनमेंट्स बना पाता है, उसकी जगह कल को जब वो 5 बना पाएगा, तो उसके बिजनेस को बढ़ोतरी मिलेगी। सो हमारा सारा फोकस हैज बीन अराउंड कि हम कैसे स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन को बढ़ाएं और एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें, उसकी विजिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें। हमारा सारा टेक्नोलॉजी हैज बीन बेस्ड अराउंड दैट। यशपाल जी, अ, युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, बट अगर देखें तो देखते देखते 5 महीने पूरे हो गए ईरान यूएस की जो लड़ाई चल रही है। संजोग की बात देखिए कि आपका डोमिनेंट बिजनेस एशिया से आता है, तो ये क्या एक इत्तेफाक है या कहीं ना कहीं अ, जैसे आपके कस्टमर और उनकी रिक्वायरमेंट हुई, आपका फोकस एशिया की तरफ रहा? सो आपने सही बोला कि हमारा बहुत बड़ा बिजनेस एशिया से आउटबाउंड है, बिकॉज आज एशिया को अगर हम देखें तो एशिया इज द फैक्ट्री टू द वर्ल्ड। सही है। सारी प्रोडक्शन, चाहे वो इंडिया है, वो चाइना है, थाईलैंड है, वियतनाम है एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है। तो इन मार्केट्स से गुड्स को कंज्यूमिंग मार्केट्स में पहुंचाना, ये एक अच्छे लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर का पूरा उसमें बहुत बड़ा रोल है। और अगर हम देखें तो पिछले अगर 20 सालों में एविएशन मार्केट को देखते हैं, तो एविएशन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिडल ईस्ट में हुई। सही है। जितने मिडल ईस्ट के एयरलाइंस हैं, चाहे वो एमिरेट्स है, वो कतार है, सऊदी है वगैरह, जितनी भी एयरलाइंस मिडल ईस्ट में है, उन सब ने बहुत बड़ी ग्रोथ करी पिछले 20 साल में। तो जब युद्ध में मिडल ईस्ट में जब वॉर मार्च में स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे करीब वर्ल्ड की 23 से 24% कैपेसिटी मिडल ईस्ट एयरलाइंस की थी। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि कैसे हम अपने कस्टमर्स के लिए ऑल्टरनेट कैपेसिटीज़ को इंट्रोड्यूस कर पाएँ। सही है। हमने पिछले 20-25 साल में बहुत सारी डिसरप्शंस देखी, चाहे वो 9/11 था, चाहे वो लीमन ब्रदर्स के क्राइसिस थे, या इवन यूरोप में अगर आपको याद हो 2011 में ऐश क्लाउड हुआ था, जब सही है। पूरा का पूरा यूरोप की फ्लाइटें बंद हो गई। सो हमने अपने हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस को एनकाउंटर किया, उनसे सीखा कि हम कैसे मेक श्योर करें कि हमारे कस्टमर्स के लिए लीस्ट पॉसिबल डिसरप्शन हो सके। तो इवन जब ये मार्च में जब ये डिसरप्शन आया, और ये कुछ एयरलाइंस हमारे भी बहुत बड़े पार्टनर्स हैं, हमारे कस्टमर्स के लिए बहुत सारी कैपेसिटी हम यहाँ से जनरेट करते हैं, हमने इमीडिएटली अपने बाकी कैरियर पार्टनर्स के साथ एंगेज किया। हमने एक्स्ट्रा कैपेसिटीज उनके साथ जनरेट करी, ताकि हमारे जो करंट कस्टमर्स हैं, चाहे वो यूएस में बैठे हैं, चाहे वो लैटिन अमेरिका में बैठे हैं, चाहे वो यूरोप में बैठे हैं, उन कस्टमर्स को इंडिया से या अदर साउथ ईस्ट एशियन मार्केट से जो भी गुड्स वहाँ पहुँचाने थे, उनको पहुँचाने में उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उनका माल कहीं फंसे ना। हमने ऑल्टरनेट कैपेसिटीज़ को क्रिएट किया। एंड हमारा इनफैक्ट मार्च वगैरह का जो बिजनेस है, हमारा कहीं भी बिजनेस में फॉल नहीं आया। इनफैक्ट हमारा बिजनेस बल्कि थोड़ा सा बढ़ा उस मार्केट कंडीशन में, क्योंकि जनरली बाकी लोग जब ऐसी सी कोई सिचुएशन आती है, तो कई बार इंसान ये सोचता है कि अ, अब तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, सोल्यूशन ही नहीं है। हम इमीडिएटली इस चीज़ पे काम करते हैं कि कैसे एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस हम क्रिएट करें, क्योंकि अब प्रॉब्लम आ गई तो हम हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते। हमें कस्टमर के लिए इमीडिएटली एक्शन लेना है, क्योंकि कस्टमर हम पे डिपेंड करता है। हम लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट हैं, कस्टमर का काम है अपना सामान बनाना, हमारा काम है उस सामान को ठीक तरीके से उनके बायर के पास पहुंचाना। तो हमारे को ही ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस क्रिएट करने थे, एंड वी वर एबल टू क्रिएट बहुत सारे ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस, चाहे वो एक्स्ट्रा चार्टर कैपेसिटीज थी, चाहे हमारी बाकी एयरलाइंस थी, चाहे वो इंडियन कैरियर्स थे या फार ईस्ट के कैरियर्स थे, यूरोपियन कैरियर्स थे। हमने उनसे एडिशनल कैपेसिटी जनरेट करी
और वो कैपेसिटी से हमने सारे कस्टमर्स को अपने सर्विस किया एंड किसी कस्टमर्स को इम्पैक्ट नहीं होने दिया इस सिचुएशन में। ऑफ कोर्स जो बिजनेसेस हमारे मिडल ईस्ट में थे उन पे इम्पैक्ट जरूर आया। अगर कोई कस्टमर दुबई में था या कोई सऊदी में था या उस रीजन में था तो वहां जरूर थोड़ा सा इम्पैक्ट था, क्योंकि कैपेसिटीज इनटू मिडल ईस्ट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गई। बट हमने उनके लिए भी ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस जहां जहां से हम बना सकते थे, मल्टी मोडल सॉल्यूशंस क्रिएट करने की कोशिश करी। कई जगहों पे हम एयर से किसी और ज्योग्राफी में माल ले गए और वहां से हमने ट्रकिंग से उन गुड्स को कस्टमर्स तक पहुंचाया। कुछ कुछ ऐसे भी कंसाइनमेंट्स थे जो फंस गए, जो इन ट्रांजिट थे उस टाइम पे, जो मिडल ईस्ट में थे। हमने उनका भी जल्दी से जल्दी, जैसे ही वहां पे कैपेसिटीज ने दोबारा ऑपरेट करना शुरू किया, हमने इमीडिएटली मेक श्योर किया कि हम कैरियर्स के साथ एंगेज करके सबसे पहले उन कार्गोज को मूव करा सकें। हमारा पूरा फोकस इस पीरियड में किसी भी प्रॉब्लम सिचुएशन में, जिस तरह की भी प्रॉब्लम दुनिया में आए, हमारा फोकस ये बिल्कुल रहता है कि हम ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस कैसे क्रिएट कर सकें अपने कस्टमर के लिए। एंड इसीलिए कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साल दर साल जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुश्किल सिचुएशन में ही एक असली सर्विस प्रोवाइडर का पता लगता है। जनरली में अगर जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो हर कोई वो कर देगा जो कोई कर सकता है, लेकिन जिस वक्त एक दिक्कत परेशानी एक कस्टमर को आती है और उस टाइम अगर आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर उनको सॉल्यूशंस, ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस, इफेक्टिव सॉल्यूशंस क्रिएट करके दे सकते हैं, आपका कस्टमर आपको छोड़ के नहीं जाता, आपका कस्टमर आपसे जुड़ा रहता है। यशपाल जी, आपने एक सब्सिडियरी बनाई है जिसमें एस्कार्ट करके खोला है। जी। तो क्या ये जो ट्रेंड भारत में देखा जा रहा है, ये ई कॉमर्स का, क्विक कॉमर्स का, ये जो डिलीवरी सिस्टम है, और आप इसमें नहीं थे, ये देखकर आपने चालू किया है या इसके पीछे कोई गहरा मकसद है? सर जैसे मैंने आपको अरुण जी बताया कि हमारा हमेशा से तवज्जो ये रहा है कि फ्यूचर में आने वाली चीज के ऊपर हम अपना फोकस अच्छी तरह से कर सकें और उन सॉल्यूशंस पे काम करें जो आने वाले समय में कस्टमर्स के लिए रेलेवेंट होंगे। सही है। तो अगर हम पिछले 10 से 12 साल की जर्नी देखें दुनिया के ट्रेड की, तो बहुत सारा बिजनेस है जो ई कॉमर्स पे चल गया। जो ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस है वो धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट हो रहा है और ई प्लेटफॉर्म्स के बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, चाहे वो ई टेलर्स के थ्रू हो रहे हैं या सोशल कॉमर्स के थ्रू हो रहे हैं। पिछले 10 साल में एक बहुत बड़ी ग्रोथ हमने देखी। आज वर्ल्ड में देखें तो करीब 24% का बिजनेस वर्ल्ड का आज ई पे चला गया, डिजिटल सेल्स पे चला गया। सो हम एज अ कंपनी, एज अ लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, हमारा भी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हम मेक श्योर करें कि हम अपने कस्टमर्स को वो सॉल्यूशंस दे पाएं जिससे उनकी फ्यूचर नीड्स पूरी हो सके। सो जैसे जैसे कस्टमर्स ने अपनी अपनी ब्रिक एंड मॉर्टर स्ट्रैटेजी को एक ऑमनी चैनल स्ट्रैटेजी में बदला कि जहां पे वो ब्रिक एंड मॉर्टर पे भी बेच पाएं और वो ई प्लेटफॉर्म से भी बेच पाएं, तो बहुत जरूरी था कि हमारे पास भी वो सॉल्यूशंस होने चाहिए जो इन कस्टमर्स को सर्विस कर सके। हर लॉजिस्टिक्स नीड अपने में मिलती है लेकिन वो अलग है। एयर की नीड कस्टमर की ओशन से बहुत अलग है, सरफेस की नीड बहुत अलग है, इसी तरह से एक्सप्रेस एंड ई कॉमर्स की नीड बड़ी अलग है। दिखने में सारे लॉजिस्टिक्स के ही एक हिस्सा लगते हैं, लेकिन ये कस्टमर्स की और इनकी हैंडलिंग कैपेबिलिटीज बहुत अलग है। ऐसा लगता है कि दो डिफरेंट डीएनए हैं। तो आपको अगर एक एक्सप्रेस और ई कॉमर्स में के सॉल्यूशंस कस्टमर को क्रिएट करने हैं, तो आपको ये एक्सपर्टीज अंदर एक अलग से क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे कि भाई वो जो आपका यूनिट है वो यूनिट अपने कस्टमर्स की इन नीड्स को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करके उन नीड्स को सुबह शाम दिन रात अच्छी तरह से घोट के पिए और उसके सॉल्यूशंस कस्टमर को ऑफर कर सके। तो हमने ये चीज काफी अच्छी रिकॉग्नाइज करी 2015-16 में ही कि कहीं ना कहीं मार्केट में चेंज है। तो हमने 2019 में हमने निवेश किया, एक ऐसे यूनिट में एक सब्सिडरी हमने क्रिएट करी और हमने उसमें सारे के सारे ये एक्सप्रेस और ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स के सोल्यूशन पार्क करने शुरू किए। तो धीरे धीरे हमने उसको बनाना शुरू किया एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है उसमें, क्योंकि ई कॉमर्स आपको पता है सब कुछ ई प्लेटफॉर्म पे है। तो अगर अगर इलेक्ट्रॉनिकली सेल एंड परचेज हो रही है गुड्स की, तो लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस को भी उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर आप ई कॉमर्स देखें या सोशल कॉमर्स देखें या क्विक कॉमर्स भी देखें, जो आज का नया दौर है, उसमें आपके लॉजिस्टिक्स की विजिबिलिटी बहुत जरूरी है। मैं तो बल्कि ये कहता हूं
कि लॉजिस्टिक्स है जिसने क्विक कॉमर्स को आने की, मार्केट में कस्टमर को इस चीज की पोजीशनिंग करने की ताकत दी। अगर आप सोचिए कि अगर एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स ना हो तो क्या 10 या 20 मिनट में कोई डिलीवरी पॉसिबल है? सही है। तो लॉजिस्टिक्स ने ये स्ट्रेंथ क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री को दी ताकि वो किसी तरह इस बिजनेस को सर्विस कर सकें। वो क्विक कॉमर्स कंपनीज जो दुनिया में हैं, उन क्विक कॉमर्स कंपनीज ने, बिकॉज उनको एक ये अश्योरेंस थी कि भाई पीछे एक अच्छे लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर बैठे हैं, तो हम आज अपने कस्टमर्स को 10 मिनट की डिलीवरी, 20 मिनट की डिलीवरी, 15 मिनट की डिलीवरी, ऐसा भी हो सकता है अक्रॉस सिटीज 6 घंटे की डिलीवरी, 10 घंटे की डिलीवरी ऑफर करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको पता था लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस अवेलेबल है। सो वी हैव, हमने अपनी पूरी कोशिश करी है कि हम अच्छा एक्सप्रेस एंड ई कॉमर्स लॉजिस्टिक सोल्यूशन एस कार्ट के माध्यम से कस्टमर्स को पोजीशन कर सकें। हमने कस्टमर्स की नीड को समझा, उनसे मुलाकात करी, उनके साथ बहुत सारा समय स्पेंड किया ताकि हम समझ सकें उन नीड्स को, उन स्पेसिफिक नीड्स को जिनको हमें एस कार्ट के जरिए कवर करना था। और हमने टेक्नोलॉजी को, जो हमने कंपनी में निवेश किया था, टेक्नोलॉजी कंपनी, उन्होंने भी बहुत इसमें योगदान दिया कि किसी भी तरह हम अच्छे सोल्यूशन को क्रिएट कर सकें, जिससे कि जैसे मैंने कहा, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द एंटायर कंसाइनमेंट, इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकें। इसमें हमारी टेक्नोलॉजी कंपनी ने बहुत बड़ा योगदान दिया, एस कार्ट को एम्पावर किया अच्छे टेक से, जो कस्टमर्स ने अप्रिशिएट किया। एंड अगर हम देखें कि भाई पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ग्रोथ एक्सप्रेस बिजनेस में हमारे हुई, बिकॉज इतनी एफिशिएंट सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस जो कस्टमर को चाहिए थे, हम ला सके, नॉट जस्ट बड़े कस्टमर्स के लिए, बट हिंदुस्तान में वो छोटा व्यापारी जो कहीं बैठा है और उसको अपने प्रोड्यूस को कहीं ना कहीं कस्टमर तक पहुंचाना है, लेकिन उसके पास एक बड़ा प्लेयर नहीं जा रहा है अपने अच्छे अच्छे सोल्यूशन लेके। वहां हमने बहुत अपनी अच्छी पोजीशनिंग करी कि आज 4,000 से ज्यादा कस्टमर्स एस कार्ट के साथ जुड़े हुए हैं और रेगुलरली ट्रेड कर रहे हैं उसके प्लेटफॉर्म पे, और उनको हर तरह का सोल्यूशन एस कार्ट दे पा रहा है, चाहे वो एक बड़े इंटीग्रेटर का सोल्यूशन हो, चाहे एस कार्ट का अपना बनाया हुआ सोल्यूशन हो, फॉर नॉट जस्ट इंडिया लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड। दोस्तों, ये जो एस्कार्ट का इनका जो सॉल्यूशन है, उसमें एक बड़ी अच्छी चीज मैंने देखी। इसमें आप और मैं जैसे कस्टमर इनवर्ड, मतलब भारत में कोई चीज मंगा सकते हैं, भारत से कोई चीज बाहर भेज सकते हैं, और आप एक ऐप के जरिए अपने घर पे कुरियर आकर सामान ले जाता है और आपको कुरियर डिलीवर कर जाता है, और भारत की सीमा एक बंधन नहीं होती। अ, सर, इससे थोड़ा आगे चले। डॉक्यूमेंट में आपने लिखा है ASAP करके एक प्रोडक्ट आप जी और लॉन्च करने वाले हैं। मैं जानता हूं कि लॉन्च अभी तक ऑफिशियली नहीं हुआ, लेकिन वो क्या बोलते हैं, पीक लुक, कुछ अगर आप दे सके कि ये प्रोडक्ट क्या होगा और इसका मकसद क्या होगा। जी, जैसा अरुण जी मैंने आपको बताया कि स्काईवेज हमेशा से कोशिश करता रहा है कि अपने कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स को सॉल्व करे, कि जो कस्टमर की दिक्कतें या परेशानियां आज लॉजिस्टिक्स को लेके हैं, हम कैसे उनको कम कर सकते हैं, कैसे अच्छे सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं। आज के कस्टमर की एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि उनको मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाना पड़ रहा है अपनी मल्टीपल नीड्स के लिए, और खास करके जब वो एक छोटा कस्टमर है, उसके लिए ये प्रॉब्लम और ज्यादा है, क्योंकि उसके पास अगर सपोज करिए वो एक छोटे टियर 2 टियर 3 सिटी में बैठा है, तो वहां पे सर्विस प्रोवाइडर्स की कमी है। उनको कई बार ट्रांजैक्ट करने के लिए बहुत सारी इंटरमीडिएटरीज के थ्रू जाना पड़ता है अपने राइट सर्विस को, अपने बिजनेस को सर्विस कराने के लिए, और इससे उनकी कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स भी बढ़ती है, और साथ साथ उनका टाइम लैग इतना ज्यादा है वर्सेस के भाई वो अगर वो बड़े एक शहर में बैठे होते। तो हमने इस नीड को देखा और हमने इस नीड के ऊपर करीब 2-2.5 साल पहले एक सोल्यूशन क्रिएट करने का के बारे में सोचा। हमारे बोर्ड ने बैठ के इस बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन किया कि कैसे हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जो कस्टमर्स की हर नीड, हर लॉजिस्टिक्स नीड को पूरा कर सके। तो एसएप हमारा
ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, फिनिशिंग स्टेजेस में है। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए कोई भी छोटा बड़ा कस्टमर अपनी एयर, ओशन, ट्रकिंग, एक्सप्रेस, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स की नीड को पूरा कर पाएगा टेक्नोलॉजी के माध्यम से। वो डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे सारे कैरियर पार्टनर्स, चाहे वो एयर, ओशन, ट्रकिंग एंड एक्सप्रेस कंपनीज हैं, उन सारी कंपनीज के प्राइस पॉइंट्स को देख पाएगा, उसमें बुकिंग कर पाएगा, ताकि उनकी जो ये स्पीड ऑफ लॉजिस्टिक्स को हम बहुत ज़्यादा गति दे देंगे इससे। एंड ये प्लेटफॉर्म हमारे हिसाब से नॉट जस्ट के हमारे बिजनेस को बट इंडिया को एक बहुत सॉलिड गति देगा, क्योंकि अगर हम अपने देश के छोटे व्यापारी को ताकत देंगे कि वो दुनिया में 8.4 बिलियन कस्टमर्स तक पहुंच सके, अगर वो अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में पहुंचा सके, तो जो इंडिया के उद्योगपति हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, हमारे यहाँ इंडिया में बहुत एस्पिरेशनल लोग हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने व्यापार को खूब तेजी से बढ़ाएं। उनको अगर ये एम्पावरमेंट मिलेगी कि भाई वो अपना प्रोडक्ट दुनिया के हर कोने में कल को सीमलेसली पहुंचा सके, वो अपने घर पे बैठ के अपने सिस्टम पे इस चीज को देख के पूरी प्लानिंग कर सकें, उसकी पूरी विजिबिलिटी कस्टमर तक माल पहुंचने की उनको पूरी उनके अपने फोन पे, उनके अपने लैपटॉप पे उनको मिल सके, तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हमारी तरफ से, नॉट जस्ट हमारे बिजनेस के लिए बट देश के लिए भी और उन व्यापारियों के लिए भी, कि वो अपने बिजनेस को चार चांद लगा सकें। यशपाल जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहूँगा। आपके चारों तरफ प्लेन्स के अच्छे खासे मॉडल्स लगे हुए हैं। ये आपको क्या ये एयरलाइन जिनके साथ आप काम करते हो उनके तरफ से एक तोहफा है या क्या? देखिए, एयरलाइंस के साथ हमारे रिलेशनशिप आज 40 साल से ऊपर हो गए हैं। कुछ कुछ रिश्ते हमारे 5-7 साल पुराने होंगे, कुछ 40-40 साल पुराने। एंड रिश्ते जो बनते हैं वो आपकी कमिटमेंट से बनते हैं। सही जब है। आप जब किसी इंसान के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, हर बार जब आप उस रिश्ते में अपनी एक पिछली करी हुई कमिटमेंट को पूरा करते हैं तो आप वजन डालते हैं। सही है। तो हमने अपनी एयरलाइन पार्टनर्स के साथ इन पिछले 30-40 सालों में हर साल जो कमिटमेंट करी, हमने मेक श्योर किया कि हम उस कमिटमेंट को मीट करें, और उसके कारण इन एयरलाइंस का हमसे ट्रस्ट हर साल बढ़ता चला गया। जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमने एयरलाइंस के साथ साइन किए पेपर पे भी, वो भी हमने मेक श्योर किया हम साल दर साल उनको मीट करें। तो हर साल इन एयरलाइंस ने हमें एक्स्ट्रा कैपेसिटीज ऑफर करी, यही कैपेसिटीज हम अपने कस्टमर्स के पास ले गए, और उन कस्टमर्स के बिजनेस को हमने ताकत दी कि बुरे से बुरे वक्त में, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टाइम में भी वो कैपेसिटीज उन कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हो। एंड जब आप अपने दोनों स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखते हो कि भाई आप अपने एयरलाइन पार्टनर के लिए मेक श्योर कर रहे हो कि आप पूरी मार्केट में जाके उनके लिए बिजनेस ला रहे हो, आप उनके प्रोडक्ट को राइटफुली कस्टमर्स के सामने पोजीशन कर रहे हो, एंड कस्टमर्स के सामने भी आप सारे एयरलाइन के सॉल्यूशंस पोजीशन कर रहे हो, हर एक कंसाइनमेंट को टाइमली अपने कैरियर पार्टनर के साथ मिलकर टाइम पे पहुंचा रहे हो, तो जब आप ये दोनों स्टेक होल्डर्स का ध्यान रख रहे हो पूरी जर्नी में, तो आपको उन कस्टमर्स के साथ भी और कैरियर्स के साथ भी ट्रस्ट हर साल बढ़ता चला जाता है। और ये जो जहाज हमारे को कुछ तोहफे के तरह बहुत सारी एयरलाइन पार्टनर्स ने दिए हैं, एंड ये हम मैं ये नहीं सोचता कि ये हमारे एक डेकोरेटिव आइटम उन्होंने हमें दिया है, बट हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये इस चीज़ का अप्रिसिएशन है कि हमने उनके ब्रांड को राइट तरीके से कस्टमर्स के सामने पोजीशन किया। कभी अगर कोई दिक्कत परेशानी भी आई तो हम उनके साथ खड़े थे हर टाइम। हमने कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करी कि भाई आज एक एयरलाइन का डिफिकल्ट टाइम चल रहा है तो हम उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। हम उस डिफिकल्ट टाइम में उनके साथ रहे, और इसी के कारण आज एयरलाइंस हमें हर मार्केट में सपोर्ट करती हैं। जब भी हमने किसी नए शहर में, चाहे वो इंडिया में है चाहे बाहर है, हमने कहीं भी अपना नया ऑफिस खोला, उस ऑफिस को सपोर्ट देने के लिए हमारी सारी एयरलाइन पार्टनर्स हमारे साथ खड़ी रही। उन्होंने एज एन एंकर
हमारे को उन मार्केट्स में सपोर्ट दिया। और किसी भी नई मार्केट में अगर आप जाते हैं तो एक टाइम जरूर लगता है आपको उस मार्केट में अपने आप को कस्टमर्स को पोजीशन करने में। अगर वो टाइम किसी को से फॉर एग्जांपल 4-5 साल लगते हैं, हम 3 साल में कर लेते हैं क्योंकि एयरलाइन का सपोर्ट बहुत अच्छा है। सो हमारा ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ रहा है एयरलाइन रिलेशनशिप्स और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसीलिए कहते हैं कि स्काईवेज एयर सर्विसेज लिमिटेड का जो मार्केट शेयर है भारत में वो 6% है एयर में, और ये 6% इंडिया का तो लार्जेस्ट है ही, पर बहुत महत्वपूर्ण नंबर है कि इतना बड़ा नंबर एक अकेली कंपनी कर रही है। आपको एक बड़ा प्लेन का मैं फोटो और दिखाऊंगा, यशपाल जी को भी साथ ले जाऊंगा दिखाने के लिए कि ये गिफ्ट कितना बड़ा था, और ऐसे ही कोई कंपनी किसी एक एजेंट को गिफ्ट नहीं देती। हमारे को ये जो एरोप्लेन है, एक हमारे बहुत अच्छे एयरलाइन पार्टनर ने, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर लंदन से खुद आए और ये प्लेन उन्होंने स्पेशली मुझे गिफ्ट किया, आके सियाटल से मंगाया, उन्होंने खुद अपने हाथों से आके हमारे को गिफ्ट दिया। एंड ये एक सिंबलाइज करता है कि कैसे ये हमारी रिलेशनशिप इतने बड़े ट्रस्ट पे बनी हुई है। आज हमने 84 मिलियन किलोज किया सर लास्ट ईयर। ओके 84 मिलियन किलोज एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम कस्टमर्स का 84 मिलियन किलोज को आज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचा रहे हैं और अपने एयरलाइन पार्टनर्स के साथ मिलके अच्छे इफेक्टिव सॉल्यूशंस हम कस्टमर्स के लिए क्रिएट कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें इन एयरलाइंस का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक इंडियन कंपनी को शुरू से लेके आज तक इतना अच्छा सपोर्ट दिया, हमेशा हमारे को प्रोत्साहन दिया कि हम और जोग्राफीज में जाएं और ऑफिसेज खोलें और कस्टमर्स को सर्विस कर पाएं। तो एक एयरलाइंस का बहुत बड़ा योगदान है हमारी इस ग्रोथ में। और मैं हमेशा, मैं नहीं, मेरे फादर भी और हमारी पूरी टीम हमेशा अपनी एयरलाइन पार्टनर्स, शिपिंग लाइन पार्टनर्स और जो हमारे इंटीग्रेटर पार्टनर्स हैं, हम सबका हमेशा तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने वो हमारे को कैपेसिटी और प्राइस और वो सब चीज़ें दी जो हम एक कस्टमर के पास ले जाके नॉट जस्ट एक कस्टमर का बिजनेस को सपोर्ट कर सकें, बट स्काईवेज को भी हम हर साल बढ़ा सकें। तो प्लेन लोगों को जरूर दिखा देंगे, लेकिन मेरे से बात करने के लिए यशपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए। एंड हम आगे आपके साथ और इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में इसी तरह आगे कस्टमर्स के लिए अच्छे सॉल्यूशंस क्रिएट करते रहेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि हम नॉट जस्ट स्काईवेज को आगे बढ़ाएं, बट इस देश को, इस देश के हर व्यापारी को हम अच्छे लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस दे के उनके बिजनेस को बढ़ाने के पूरी ताकत दे सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो यशपाल जी, ये है वर्जिन अटलांटिक का बहुत ही शानदार एयरक्राफ्ट। ये एक रेप्लिका से बहुत ज्यादा सुंदर है। तो किसने दिया था आपको ये वर्जिन अटलांटिक कार्गो के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं निक डीजल, वो खुद आए हमारे ऑफिस। बहुत अच्छा लगा हमारे को कि वो खुद यहाँ हमारे ऑफिस तक खुद आए। उन्होंने इस प्लेन को सियाटल से मंगाया और स्पेशली स्काईवेज के लिए इस प्लेन को उन्होंने कैरी किया और हमारे को दिया, मुझे और मेरी टीम को। और वी वर वेरी हैप्पी कि ऐसी सी एक इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ प्लेन हमारे को यहाँ हमारे ऑफिस की शान बढ़ा रहा है आज। तो ये हमारे सालों की वर्जिन अटलांटिक के साथ जो एक पार्टनरशिप रही है, ये उसका एक। तो एक छोटी सी बात कहूँगा, मैंने आज तक इतना बड़ा रेप्लिका प्लेन देखा नहीं है जी, एंड बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। आज मैं दिल्ली आया हूँ, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर स्काईवेज एयर सर्विसेज लिमिटेड के गोदाम में हूँ। यहाँ से कंसाइनमेंट को पैक किया जाता है, फिनिश किया जाता है, पेपर वर्क पूरा करके प्लेन में जो एयर फ्रेट होता है उसे लगाया जाता है। मेरे साथ है संजीव चौधरी,
जो ये एक्सप्लेन करेंगे ये वेयर हाउस में क्या होता है और यहाँ से सामान गुड्स जो आते हैं वो कैसे एयरलाइन को हैंड ओवर किए जाते हैं। तो संजीव जी ये बताइए, गोदाम भरा हुआ है, भरा हुआ गोदाम देख के हमेशा दिल में खुशी होती है। बिल्कुल सर। तो आपकी एक्टिविटी कब शुरू होती है दिन में और कैसे कैसे दिन निकलता है? सो यदि आप ये पूरा वेयर हाउस देखोगे तो यहाँ पे दो अलग अलग तरीके का काम हम करते हैं। एक है जो एयरफेड, हम जो आप देख रहे हो पीछे सारा वेयर हाउस एयरफेड करते हैं, जो तकरीबन इसका काम सुबह 11 बजे के आसपास शुरू होता है और शाम को 8-9 बजे तक यूजुअली खत्म होता है। दिस इज द टाइम व्हेन ऑल द कंसाइनमेंट व्हिच हैज कम हियर गेट प्रोसेस्ड। वो प्रोसेसिंग होने के बाद, वेट चेक होने के बाद, सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक होने के बाद फिर हम उसको एयरलाइन एयरपोर्ट पर भेज देते हैं। इसके अलावा हम एक्सप्रेस भी करते हैं जो काम रात भर चलता है। सो उसका काम का जो मेन शुरू होता है वो तकरीबन शाम को 5-6 बजे शुरू होता है एंड देन इट गोज अप टिल 1:30, 2 o'clock till the time we have handed over the consignment to the respective service provider or airline as the case may be. तो ये बताइए, जो गुड्स बाहर जाते हैं हाँ जी, उनमें कस्टम इंस्पेक्शन एक इम्पोर्टेंट चीज है, हाँ जी। चाहे वो फिजिकल हो या वो स्कैनिंग करके हो या क्या, ये गुड्स का कैसे कस्टम इंस्पेक्शन होता है? तो सर क्या होता है कि कस्टम इंस्पेक्शन, कोई भी गुड जो इंडिया से बाहर जा रहा है उसका कस्टम्स क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। सही है। सो डिपेंडिंग अपॉन कमोडिटी जो हम कर रहे हैं उसके पहले हम पेपर वर्क पूरा तैयार करते हैं। पेपर वर्क तैयार करके फिर हम लेके जाते हैं कस्टम्स के ऊपर। वहाँ पे दो एक्टिविटी होती है, एक कस्टम क्लियरेंस होती है और दूसरा वहाँ पे स्क्रीनिंग भी होती है, यानी शिपमेंट को अब वो चेक भी करते हैं कि जो उसमें गुड्स हैं वो सही है नहीं है। उसके बाद फिर कंसर्न जो भी हमें जगह बताई गई होती है एयरलाइन से, वहाँ जाके हम वो गुड्स को रख देते हैं। अब आ जाइए आपका जो दूसरा डिवीजन है, जी जहाँ पे आप कुरियर का छोटा छोटा पार्सल लेते हो। जी तो इसमें कस्टम क्लियरेंस होने के पहले आपको तसल्ली करनी होती है जी कि ये जो सामान डिक्लेयर किया जा रहा है वही है। जी तो उसके लिए आप स्कैन करते हो, जो भेजने वाला है वो सही आदमी है जी वो आप चेक करते हो जी और उसके बाद आप तय करते हो कि ये सामान मैच हो रहा है, ये प्रोडक्ट ठीक है, और फिर आप उसका कस्टम क्लियरेंस कराओगे। जी क्या ये समझना मेरा सही है? बिल्कुल सही है। सो कोई भी जो शिपमेंट आती है हम उसको बेसिकली 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक है C2C जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर जाता है, एक है B2B जो बिजनेस टू बिजनेस जा रहा है, एक है B2C जो बिजनेस टू कंज्यूमर जा रहा है। करेक्ट। अमूमन B2B और B2C में इतना प्रॉब्लम नहीं आता, बट C2C केस में अ, हमको ज़्यादा सतर्कता बरतनी पड़ती है। इसीलिए कोई भी शिपमेंट जो ओरिजिनेट जब होती है हम उसकी KYC अपने पास रखते हैं, दोनों फिजिकल कॉपी और डिजिटल कॉपी दोनों रखते हैं। हर शिपमेंट को यहाँ पे एक्सरे मशीन पे के थ्रू हम मूव करते हैं, तो 100% स्क्रीनिंग है जिससे कि कोई भी गलत आइटम हमारे पास से ना आ जाए। और हर शिपमेंट का हमने DWS करते हैं, यानी वेट करते हैं, सो दैट तसल्ली बख्श तरीके से हम कस्टमर को जो उसकी इंफॉर्मेशन है, जो सही चीज़ है, उसको बता पाए। ये जो आपका वेयर हाउस है जी ये 7 days 365 days इन अ ईयर चलता है या यहाँ पर भी छुट्टियाँ होती है? सर, ये जो नेशनल हॉलीडेज है उनको छोड़ के बाकी सारे दिन काम कर रहा होता है, और संडेज को यूजुअली बहुत कम काम करता है, या बहुत ज़रूरी कुछ होता तो काम करता है, वरना आप लगा लीजिए कि हफ्ते में 6 दिन काम करता है, चाहे वो जो मर्जी त्योहार हो, और त्योहार में ज़्यादा ही काम हो रहा होता है। सही है। तो तो 300 दिन मिनिमम आप आराम से 320-25 दिन मिनिमम आप काम करते हो। सर, ये हमारे पूरे इंडस्ट्री की बैकबोन है, हमारे पूरे कंपनी की बैकबोन है। तो सब जो ये काम करते हैं, जो भी माल आता है, यही लोग काम कर रहे हैं। सही है। तो ये थे आपको संजीव जी बता रहे थे कि इस वेयर हाउस में क्या होता है, और इन्होंने एक बड़ा अच्छा वाक्य यूज़ किया, ये कंपनी का बैकबोन है, क्योंकि जो एयर फ्रेट की रेवेन्यू आती है ऐसे वेयर हाउस होने के कारण ही रेवेन्यू आती है, क्योंकि माल यहीं से निकलता है और माल निकलेगा तो बिल बनेगा। ये जो फिल्म आपको दिखाई जा रही है ये कनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत एक एजुकेशनल फिल्म है। उम्मीद करता हूँ ये फिल्म देखकर
आपको कंपनी के कारोबार के बारे में आइडिया लगी है, इस फिल्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके कमेंट्स अवश्य दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये फिल्म आपको पसंद आई, आपको कंपनी की जानकारी मिली और आप आपके कमेंट्स अवश्य देंगे आगे जाकर, जिससे कि हम इम्प्रूव कर सकें। नमस्कार।